हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 26 अप्रैल 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. आज की वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहले हम कुछ बेसिक चीजें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जो आपको पता होनी चाहिए। इस चैनल पर विजन आईएएस मैगजीन्स, पॉलिटी और इकोनॉमी का सेक्शन कवर किया गया है। अगस्त 2022 ऑनवर्ड्स आपको फरवरी 2023 तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। स्पेसिफिकली मैंने देखा है कि अक्टूबर 2022 की जो इकोनॉमी सेक्शन है और जो जनवरी 2023 का इकोनॉमी का सेक्शन है, वहां पे आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड दे बेनिफिटेड फ्रॉम द वीडियोस। अगर आप किसी भी महीने के इकोनॉमी या पॉलिटी के सेक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं, यू कैन कंसिडर गिविंग देम अ वॉच। साथ ही में क्योंकि अब प्रीलिम्स बहुत पास है और अभी तक आपने इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट नहीं किया है, यू आर डेवलपिंग एंजाइटी एंड ऑल ऑफ दैट, तो आप एक ही दिन में बहुत ही इफेक्टिवली, एफिशिएंटली चैनल पर जो इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस अवेलेबल हैं उससे पूरे इकोनॉमिक सर्वे को कवर कर सकते हैं। किस तरह से प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें बताया गया है। प्रॉबेबल एमसीक्यूज भी चैप्टर वाइज सॉल्व किए गए हैं। साथ ही में मेंस के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हाउ वुड यू कम टू योर आंसर्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में उन वीडियोस में कवर किया गया है। दे आर वेरी क्रिस्प, बहुत लंबी वीडियोस नहीं है। अब हम आते हैं न्यूज़पेपर वीडियोस पे। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि आप जानते हैं कि आई हैव बीन डूइंग दीज वीडियोस फ्रॉम लास्ट 9 months नाउ, so it's quite a time and as you would see the channel isn't really doing well, right? तो जैसे कि आपने पोस्ट पढ़ी, तो पोस्ट पे मैंने आपको ये बताया कि बिकॉज ऑफ सम रीजन आई मेट एन इमरजेंसी, सो बिकॉज ऑफ सम रीजन आई थॉट कि आपके लिए भी कन्वीनियंट होगा, तो आई वुड स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोज क्वाइट अर्ली एंड दैट कुड बी कन्वीनियंट फॉर मी एज वेल। पर क्योंकि जब आप इतने लंबे समय से डेली बेसिस पे और इतना सारा समय अपने एक दिन का निकाल रहे हैं किसी चीज के लिए, एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन, आई वुड टेल यू द रीजन वेरी सून, मे बी इन द कमिंग मंथ्स। पर जब उसके बाद द वीडियोज डोंट डू वेल, एंड व्हेन उसमें बहुत सारी, कल की वीडियो में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके मेंस के और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताया गया है। But it hurts, so I don't want to say that again and again. I just want to ask you guys, क्योंकि अब केवल एक ही महीना बचा है प्रीलिम से पहले, तो you can प्लीज लेट मी नो कि क्या आपको ये वीडियोज ने किसी भी तरह से हेल्प किया है? आर यू सीइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट लाइट नाउ? हैव यू बीन एबल टू सिंप्लीफाई थिंग्स? क्या ये न्यूज़पेपर वीडियोज कंटिन्यू करनी चाहिए? What has been your experience? Because I would genuinely want to know. A lot of people write to me emails पे और वैसे भी, पर क्या आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स इतना पास है, तो आर दीज वीडियोज ऑफ एनी हेल्प? और साथ ही में देखिए, प्रीलिम्स के एक महीने पहले क्या होता है कि यू लीव योर न्यूज़पेपर्स एंड ऑल ऑफ दैट। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रीलिम्स में तो चल जाएगा, पर मेंस में ये जो प्रीलिम्स का महीना और जो उसके बाद के 2-3 महीने हैं, वो सबसे ज्यादा क्रूशल होते हैं आपके करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली GS2 और GS3। तो वो चीज अगर आपकी छूट जाएगी तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम। और साथ ही में क्योंकि आप खुद से न्यूज़पेपर्स कवर नहीं कर रहे, तो ये वीडियोस इस तरह से है कि कभी आपको वॉइड फील ही नहीं होगा कि आप खुद न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ रहे, बिकॉज आई हार्डली मिस एनीथिंग। जो वहां पे जिस तरह से नरेट की गई है न्यूज़, वो भी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो कॉन्सेप्ट, हर चीज आई कवर the ancillary topics as well। क्या मेंस का आंसर होना चाहिए? सो आई डोंट थिंक, अगर आप खुद से न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप 1.5 की स्पीड पे जैसे भी वीडियोस कवर करते रहेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ी। दैट इज माई गारंटी। तो प्लीज लेट मी नो, आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मोस्ट प्रोबेबली आफ्टरनून सेशंस ही कंटिन्यू होंगे। And let's begin with today's video without wasting much time. ओके, तो आज का जो पहला आर्टिकल है द हिंदू के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का एक आर्टिकल है, जीनोम सीक्वेंसिंग एंड द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। रिसेंटली हमने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को कवर किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक इंफॉर्मेशन दी है कि वी आर ऑन द पाथ, हम बहुत ही जल्दी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है।
कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से हमने कुछ देखा था और फिर हमने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को कवर किया था। लेकिन देखिए आपके प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से और आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से, पहली बात तो मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या एप्लीकेशन है, हम करना ही क्यों चाहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। तो आप इसका जब आंसर लिखेंगे तो ऑफकोर्स पहले आप जीनोम सीक्वेंसिंग को डिफाइन करेंगे, पहले जीनोम को डिफाइन करेंगे, फिर जीनोम सीक्वेंसिंग को डिफाइन करेंगे। गुड इंट्रोडक्शन, इससे ज्यादा कोई इसका अच्छा इंट्रोडक्शन हो भी नहीं सकता। ठीक है, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आप जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट या जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके कुछ लिख सकते हैं, अच्छा दीज आर द स्टेप्स दैट वी आर टेकिंग अप एंड यू नो ऑल दैट, ये सारे काम चल रहे हैं। पर उसके बाद ऑफ कोर्स आपको बताना पड़ेगा कि एप्लीकेशंस क्या हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या रेलेवेंट है। लेकिन देखिए आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है कि क्या डिफरेंस होता है डीएनए के बीच में और जीनोम के बीच में, जीनोम होता क्या है, या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए या असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें जीनोम, डीएनए, क्रोमोसोम ये सब कुछ दिया है। अब इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे लेवल की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए एंड इट इज वेरी इजी। ठीक है, अगर आप एक साइंटिस्ट बैकग्राउंड से आते हैं, बायोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको इनिशियल क्लासेस में एक बहुत ही क्लीशे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जाता है और आई थिंक वो अगर कोई समझ ले तो इट बिकम्स अ केक वॉक। तो हम वो भी देखेंगे कि कैसे आपको ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, क्या होता है जीनोम, डीएनए या फिर क्रोमोसोम या जीन्स। ओके, सो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। हम उससे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, न्यूज क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट स्टफ। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने बताया रिसेंटली उन्होंने कहा कि जो हमारी एक्सरसाइज है कि हम सीक्वेंस करना चाहते हैं 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम्स को और हम एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं हमारा ये सेंटर बैक्ड जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। इट्स अबाउट 2/3 कंप्लीट, सो वी आर वेल ऑन द पाथ। 7,000 इंडियन जीनोम्स ऑलरेडी सीक्वेंस किए जा चुके हैं, 10,000 हमने करने हैं। ठीक है, अब इन 7,000 में से भी जो 3,000 सीक्वेंसेस हैं वो पब्लिक एक्सेस के लिए अवेलेबल हैं। पब्लिक एक्सेस मतलब रिसर्चर्स, ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे, पब्लिक एक्सेस अगर आपको दे भी दिया जाए, ऑफ कोर्स रिसर्चर्स के लिए बेसिकली। अब क्या होता है जीनोम सीक्वेंसिंग? द ह्यूमन जीनोम इज द एंटायर सेट ऑफ डीएनए व्हिच इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड residing in the nucleus of every cell of the human body। अब आप सुनिए, ठीक है, जो मैं आपको बता रही थी कि एक बहुत ही क्लीशे सा एग्जाम्पल देके हमें इनिशियल क्लासेस में समझाया जाता है। तो अगर यहाँ पे लिखा है कि जीनोम क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए है। ठीक है, तो अब आप ऐसे समझिए, अगर हम डीएनए कोड क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है आप एक मैनुअल या एक बुक उठाइए, ठीक है, तो आपने एक बुक लिया, अब कुछ नहीं, आपने बस ये पता होना चाहिए बुक में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो डीएनए कोड है। ओके, अब इस डीएनए कोड की जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो डीएनए कोड है इसको पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ है और ये जो पैराग्राफ्स हैं ये जीन्स हैं। और ऑफ कोर्स ये जो पैराग्राफ वाइज चीजें लिखी हैं इसको चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। पूरी बुक में चैप्टर्स हैं, तो जो चैप्टर्स हैं वो क्रोमोसोम्स हैं और ये जो पूरी एंटायर मैनुअल है या बुक है फ्रॉम स्टार्ट टू द फिनिश ये जीनोम है। अभी भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो बहुत ध्यान से सुनिए जो मैंने आपको, अब देखिए इससे आपको पता चलता है कि साइज क्या है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट साइज या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट साइज। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूं जो पैराग्राफ्स बुक में लिखे हुए हैं वो जीन्स हैं, जो चैप्टर्स हैं वो क्रोमोसोम्स हैं, तो ऑफ कोर्स चैप्टर्स में जीन्स है ना, तो क्रोमोसोम्स में जीन्स हैं। और जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे पूरी जो बुक है उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो डीएनए कोड है और जो पूरी बुक है सारी इंस्ट्रक्शंस को मिला के वो आपकी जीनोम है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप ये बताइए कि करेक्ट ऑर्डर क्या है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो सबसे बड़ी बुक है तो यानी कि जीनोम, उससे छोटा क्या है, चैप्टर्स हैं, बुक में चैप्टर्स हैं वो क्रोमोसोम है, उससे छोटा क्या है, पैराग्राफ्स यानी कि जीन्स हैं। और ऑफ कोर्स जीन्स किससे बने हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। आप जानते हैं बेस पेयर्स वगैरह के बारे में, तो अभी हम आगे ये सारी चीजें देखेंगे। तो जीनोम इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन, पूरा एंटायर सेट ऑफ डीएनए इज जीनोम।
अब आपको ऑफ कोर्स ये भी पता है ऑलमोस्ट हर एक सेल में एक कॉपी ऑफ एंटायर जीनोम अवेलेबल है आपकी। ह्यूमन बॉडी के ऑलमोस्ट हर एक सेल में पूरे जीनोम की कॉपी मिल जाएगी। कॉपी 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 हर एक सेल में है, ठीक है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। It carries the complete genetic information responsible for the development and functioning of an organism. The DNA consists, DNA आप जानते हैं human beings के केस में तो DNA it's like a double stranded molecule, right? 2 strands हैं और इसमें 4 बेसेस इन्वॉल्व है। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो 4 बेसेस कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यानी कि ये आप पढ़ते हैं बेसिक जब भी आप साइंस कवर करेंगे तो, ठीक है। वाइल ऑल द सीक्वेंस ऑफ बेस, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से कि जो सीक्वेंस है बेस पेयर्स की वो आइडेंटिकल है सारे ह्यूमंस में। अगर आइडेंटिकल नहीं होगी तो ह्यूमंस कैसे बनेंगे? आप ह्यूमन है, मैं ह्यूमन हूं, यहाँ आसपास जो भी आप लोग देख रहे हैं वो सब ह्यूमंस इसीलिए हैं क्योंकि जो सीक्वेंस है बेस पेयर्स की, बेस पेयर क्या होता है? जो बेसिस क्या होता है? अभी हमने देखा कि AGCT, राइट? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, है ना। तो इसमें से कोई भी एडेनिन और गुआनिन मिल जाएगा या साइटोसिन और थाइमिन मिल जाएगा तो बेस पेयर बन जाता है। तो इनकी जो सीक्वेंस है ना, किस सीक्वेंस में है, ये ऑर्डर क्या है इनका, वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है सारे ह्यूमंस में। इसीलिए सारे ह्यूमंस हैं। लेकिन आप जानते हैं कि किसी की आंख ब्लैक कलर की है तो किसी की आंखें रेड कलर की हैं या ग्रे कलर की हैं या ब्राउन कलर की हैं, तो बहुत ही माइनर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं और ये डिफरेंसेस बेसिकली आपको डिफरेंट फिजिकल ट्रेट्स देते हैं। But otherwise, the sequence of base pairs is identical in all humans. There are differences in the genome of every human being that makes them unique. जैसे कि मैंने आपको बताया। The process of deciphering the order of अब हम बेसिकली जब जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? इफ आई रीड द प्रोसेस ऑफ डिसाइफरिंग द ऑर्डर ऑफ बेस पेयर्स टू डिकोड द जेनेटिक फिंगरप्रिंट ऑफ अ ह्यूमन इज कॉल्ड जीनोम सीक्वेंसिंग। यानी कि जब हम ऑर्डर क्या है बेस पेयर्स का, AGCT, AT, इनकी किस ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, ये कैसी सीक्वेंस बना रहे हैं, इसके बाद क्या आता है, दूसरे के बाद तीसरा कैसा पेयर आता है, तीसरे के बाद चौथा पेयर कौन सा है, ये पूरी सीक्वेंस को हम जानना चाहते हैं, डिसाइफर करना चाहते हैं, जिससे हमें जेनेटिक फिंगरप्रिंट मिले एक ह्यूमन का, उसे हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। ओके, 1990 में क्या हुआ? एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट दे केम टुगेदर, उन्होंने काम करना शुरू किया कि हमें बेसिकली होल सीक्वेंस चाहिए ह्यूमन जीनोम का। इस प्रोजेक्ट का नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसने अपना लेटेस्ट वर्जन निकाला है 2023 में ऑफ द कंप्लीट ह्यूमन जीनोम। इसमें 0.3% एरर मार्जिन है, बट कीपिंग दैट असाइड इट्स फाइन। This shows that genome sequencing has now evolved to a stage where large sequencers can process thousands of samples simultaneously. Well, that is not important. अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे अप्रोचेस एग्जिस्ट करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। द प्रोसेस ऑफ होल जीनोम सीक्वेंसिंग मेड पॉसिबल बाय द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आप मेंशन जरूर कीजिए अगर आप जीनोम सीक्वेंसिंग पे एक आंसर लिख रहे हैं तो। और ऑफ कोर्स आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है कि 1990 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। It now facilitates the reading of a person's individual genome. अब देखिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास अब एक एवरेज ह्यूमन जीनोम का पूरा सीक्वेंसिंग है, वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें मिल गई है। तो जब हम एक इंडिविजुअल पर्सन का उठाते हैं और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं फॉर एग्जांपल, और उसके जीनोम सीक्वेंस में और जो हमारे पास डेटा है कि अच्छा नॉर्मल जो ह्यूमन जीनोम है वो ऐसा होता है, तो उन दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो हम पता लगा सकते हैं कि मे बी इस वजह से कोई डिसीज है उसके अंदर। तो यही बेसिकली क्रक्स है। व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ सीक्वेंसिंग? अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कुछ भी आपको ना समझ आए ना तो आपको ये तो एटलीस्ट याद है ना कि कोविड-19 में जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी, राइट? तभी तो हमें पता चला था कि कौन कौन से म्यूटेंट्स आ रहे हैं, ये म्यूटेंट, ओमिक्रॉन, दिस दैट, वो इसीलिए पता चला ना क्योंकि हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की हुई थी। सबसे पहला जो वुहान में वायरस आया था उसकी सीक्वेंस हमारे पास अवेलेबल थी। फिर जो नए नए वायरसेस आते जा रहे थे, वेरिएंट्स आते जा रहे थे, हम उसको कंपेयर करते जा रहे थे, हम कह रहे थे नहीं ये तो वुहान वाला नहीं है, इसमें ये स्पाइक प्रोटीन की ये वाली जगह पे कुछ डिफरेंट हो गया। तो हमें पता चला कि ओके
ये सीक्वेंसिंग से ही पता चला। तो सबसे बड़ी एप्लीकेशन तो आपको अभी रिसेंटली पैंडेमिक में मिल गई है कि डिफरेंट वेरिएंट्स हमें इस तरह से पता चले। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो 1 नंबर आपका यहाँ रेडी है। ओके, व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ सीक्वेंसिंग? तो अब हम बाकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग हैज बीन यूज्ड टू इवैल्यूएट रेयर डिसऑर्डर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास एक सही जीनोम का सीक्वेंस है तो हम एक इंसान का जब जीनोम को सीक्वेंस करते हैं और लाखों में किसी एक बंदे में वैसा होता है, तो ऑफ कोर्स रेयर डिसऑर्डर्स हमें इस तरह से पता चलते हैं। हमें पता चलता है कि क्या प्री कंडीशंस हैं डिसऑर्डर्स की। ऑफ कोर्स आप जानते हैं बहुत सारे कैंसर्स, बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो जेनेटिक्स की वजह से है, उसमें इन्वायरमेंट ने या आपके लाइफस्टाइल ने कोई रोल प्ले नहीं किया। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? सीक्वेंसिंग से पता चलता है। ओके, और आप जानते हैं अगर हमें सीक्वेंसिंग करनी आती है तो हम टेलर मेड या कस्टमाइज्ड ड्रग्स भी बना सकते हैं, यानी कि मेडिसिन बना सकते हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग यहाँ कम्स इनटू पिक्चर। अ लॉट कैन बी सेड, तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी है। नियरली 10,000 डिसीजेज इंक्लूडिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया आर नोन टू बी द रिजल्ट ऑफ सिंगल जीन माल फंक्शनिंग पॉइंट डिसऑर्डर्स, राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। तो अब आप ऑफ कोर्स जब लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे वैक्सीन भी इसीलिए बन पा रही हैं इस तरह की, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग है। कस्टमाइज्ड ड्रग्स इसलिए बन पाएंगे क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग है ना। रेयर डिसऑर्डर्स के बारे में पता चल रहा है क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग है। तो इस तरह से यू वुड गो ऑन एंड मेक 4-5 पॉइंट्स. In public health, however, sequencing has been used to read the codes of viruses. Of course, you know that very well. Okay, one of the first practical usages 2014 में हुई थी जीनोम सीक्वेंसिंग की। हम यहाँ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं, हम बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टू मेक दैट क्लियर, when a group of scientists from MIT and Harvard sequenced samples of, जब हमने इबोला का सीक्वेंसिंग की, जो इन्फेक्टेड अफ्रीकन पेशेंट में से हमने लिया, तो ये कैसे ट्रांसमिट होता है वायरस, क्या उसका तरीका है हैम्पर करने का किसी की मशीनरी को, ये सारी चीज़ें हमें सीक्वेंसिंग से पता चली। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे पैंडेमिक के दौरान बताया हुआ है कि क्या हुआ। पहले वुहान वाले वायरस को किसी एक चाइनीज साइंटिस्ट ने पब्लिकली अवेलेबल करवाया, फिर उसके बाद हमें जो म्यूटेटिंग वेरिएंट्स थे वो उसके बाद हम सारे करते रहे तो हमें पता चलता रहा। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल लिख दीजिए, दैट वुड ऑफ कोर्स गिव मोर वेट टू योर आंसर, राइट। अगर आप जानते हैं इंसाकॉक के बारे में, राइट, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शिया, तो इंसाकॉक के बारे में लिखिए कि कैसे बहुत सारी लैब्स इससे अक्रॉस द कंट्री जुड़ी हुई है। उनका टास्क यही था कि कोरोना वायरस सैंपल्स को स्कैन करना है फ्रॉम पेशेंट्स, और क्या वेरिएंट्स निकल कर आ रहे हैं ये बताना है, कितना इसकी कितनी इफेक्टिविटी है, कितना ज़्यादा बेसिकली इसकी फेटलिटी रेट है, कितना स्प्रेड जल्दी होता है, ये सब चीज़ें हम सीक्वेंसिंग के माध्यम से पता करते हैं। ट्रांसमिसिबिलिटी, या कितना इम्यून सिस्टम को आपके एस्केप कर जाता है, ये इन्फॉर्मेशन रोज़ आप न्यूज़पेपर्स में देख रहे हो कहाँ से आ रही थी, वो सब कुछ इंसाकॉक की वजह से आ पा रही थी, क्योंकि एज ऑफ December 2021 इंसाकॉक हैड सीक्वेंस्ड ऑलमोस्ट 1 लाख सैंपल्स। ओके, अब हम आते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पे। अब आप जानते हैं कि भारत में 1.3 बिलियन स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन है, राइट, और हमारी पॉपुलेशन में, इतनी स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन में 4600 पॉपुलेशन ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, और इसमें से बहुत सारे एंडोगैमस हैं। अब देखिए क्या होता है ना, अगर मैं आपको जेनेटिक्स में थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊं तो एंडोगैमी इजंट रियली अ गुड थिंग। गुड इन द सेंस, आई एम नॉट ऐसे कुछ डिस्क्रिमिनेट करके सेंस में नहीं बोल रही। एंडोगैमी यूजुअली क्या होता है, आप देखते हैं ना, जब क्रॉस करते हैं तो इट इज अ गुड थिंग, इससे अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होती है, क्योंकि एक ट्रेट दूसरे में गया तो वो अच्छा ट्रेट ट्रांसफर हुआ या कुछ भी इस तरह से। तो एंडोगैमी में क्या होता है, आप अपनी ही उस पर मेट कर रहे हैं किसी के साथ, राइट, अपनी ही पर्टिकुलर ग्रुप में, अपने ही पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप में। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, और इनफैक्ट जो डिसीज कॉजिंग ट्रेट्स होते हैं वो एम्पलीफाई हो जाते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजेज होती हैं उन पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स में, अगर वो अपने में ही मैरिज करते रहते हैं। तो बहुत सारे ट्राइबल्स, अगर आप देखिए आप अंडमान में जाइए, अंडमान में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि अगर आप स्नीज भी करेंगे ना तो दे वुड डाई, because they don't know, they have had no exposure whatsoever to the external population.
completely endogamous, never have had a talk with anybody, never have a किसी के साथ बैठे उठे नहीं है कभी, ठीक है। तो इस तरह के पॉपुलेशन ग्रुप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो और हमें देखना है कि इस एंडोगैमी की वजह से कितना स्ट्रॉन्ग एम्पलीफिकेशन हो जाता है डिसीज कॉजिंग म्यूटेशंस का। तो ये भी ऑफ कोर्स ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग से ही हो पाएगा, मतलब बेसिकली इंडियन ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। Thus the Indian population harbors distinct variations, 4600 population groups है, तो of course distinct variations हैं और disease causing mutations often amplified within some of these groups. But despite being a large population with diverse ethnic groups, India lacks a comprehensive, तो अभी तक हमारे पास comprehensive catalog है ही नहीं genetic variations का। तो अब हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डेटाबेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये डेटाबेस आ जाएगा तो जो जेनेटिक वेरिएंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी विच इज यूनिक टू इंडियाज पॉपुलेशन ग्रुप्स, और हम इसे कस्टमाइज कर पाएंगे, ड्रग्स को कस्टमाइज कर पाएंगे इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से। और इसमें 20 करीबन इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट में। ओके, अब देखिए हमें यहाँ इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन के कुछ आर्टिकल्स देखने हैं। अब हमने साइंस देख ली और इसके बाद हमें क्वांटम कंप्यूटर्स देखना है विच इज अगेन साइंस, लेकिन उससे पहले हम ये पर्टिकुलर आर्टिकल उठा लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, आपको याद होगा हमने 2 दिन, जब ये जनवरी में प्रोटेस्ट शुरू हुई थी, तो 2 दिन हमने एथिक्स की केस स्टडीज डिस्कस की थी, इफ यू रिमेंबर, इफ यू बीन विद मी थ्रू दीज वीडियोज, ठीक है। तो तब मैंने आपको बताया था ये बहुत ही प्रोबेबल एथिक्स की केस स्टडी है। अभी तक हमने कौन कौन सी इस तरह की केस स्टडीज डिस्कस की है, स्ट्रे डॉग्स के ऊपर, सुसाइड के ऊपर और मेंटल हेल्थ के ऊपर, जो कोटा सुसाइड और ये सब वगैरह चीजें, ठीक है। उसके बाद हमने ये रेसलर्स के केस में भी, जैसे मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि दे आर प्रोटेस्टिंग, है ना, और ये वो, लेकिन अभी तक उन्होंने, तो ऑफकोर्स उसमें मैंने आपको बताया था इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो होनी चाहिए, वो इसका पहला आपका सोल्यूशन है कि सबसे पहले तो ये हो एंड ऑल ऑफ दैट। अगर कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट, तो उसकी अगर आप एक कंपाइलेशन चाहते हैं तो टुवर्ड योर मीन्स आई वुड प्रोवाइड यू। अभी हम यहाँ देख लेते हैं क्या हुआ है। रिन्यूड प्रोटेस्ट बाय रेसलर्स एंड वाई सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेप्ड इन, जैसा कि डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जो एलिगेशंस हैं वो बहुत ही सीरियस लग रही हैं। एंड हम फ्राइडे को देखते हैं, फ्राइडे को आपकी पिटिशन पे बताएंगे कि FIR हम ऑर्डर दें FIR दर्ज करने की या नहीं, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और एक्चुअल केस क्या है वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किए हैं दिल्ली पुलिस को। क्यों नोटिस इशू किए हैं? क्योंकि एक प्ली डाली गई है 7 वुमेन रेसलर्स द्वारा, जो बेसिकली क्या चाहती हैं कि एक FIR दर्ज की जाए अगेंस्ट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह, ओके, जिनको अक्यूज किया जा रहा है कि उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट की है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की है, बहुत ही लंबे पीरियड के लिए 2012 से लेके 2022 तक। अब देखिए ये वही सारी बातें यहाँ लिखी है। आप जानते हैं कि ब्रिजभूषण जी ना ही केवल WFI के चीफ हैं बल्कि साथ ही में एक MP भी हैं, BJP MP फ्रॉम कैसरगंज। वही बातें यहाँ लिखी है। ऑन संडे 3 टॉप रेसलर्स, तो इसमें से 3 जो रेसलर्स हैं बेसिकली वो आप जानते हैं कि बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, वो दोबारा उन्होंने क्या किया, अपनी इस सिट इन को या फिर प्रोटेस्ट को रिज्यूम किया है। रिज्यूम क्यों? क्योंकि जनवरी में भी ये कर चुके हैं। द प्रोटेस्ट एक्चुअली बिगेन इन जनवरी 2023। द टॉप कोर्ट विल टेक अप द पिटिशन ऑन फ्राइडे, जैसा कि मैंने आपको बताया। आई वुड इन्फॉर्म यू व्हाटएवर कम्स अप। द रेसलर्स हैड कॉल्ड ऑफ देयर इनिशियल प्रोटेस्ट, व्हाई हैव दे रिटर्न? जब उन्होंने अपना इनिशियल प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दिया तो दोबारा वो वापस क्यों आए हैं? उनके रीजंस ये हैं कि देखिए, अभी तक रिपोर्ट को जो कमेटी बनाई गई थी, जो हमें आश्वासन दिया गया था कि एक इन हाउस कमेटी, ओवरसाइट कमेटी बनाई जा रही है, जिसको हेड भी बड़े बड़े दिग्गज स्पोर्ट्स पर्सन्स कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो रिपोर्ट, अब उस कमेटी की अभी तक रिपोर्ट ही रिलीज नहीं की गई है, काफी डिले किया जा रहा है, ठीक है। और हमें उस कमेटी में इनफैक्ट फेथ ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप वीडियोस देखेंगे बहुत सारी, तो विनेश फोगाट कहती हुई दिखेंगी और साक्षी मलिक, स्पेशली विनेश फोगाट के कहीं ना कहीं राजनीतिक संबंध हैं। लोग ही ऐसे हैं कमेटी में जो चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन ही क्यों ना हो, वो राजनीतिक
उनकी चॉइस थी और फेवर करते हैं। इस वजह से वी डोंट हैव फेथ इन कमिटी नाउ। हमने कितने महीने वेट किया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब साथ ही में उनको ये भी है कि कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। अब देखिए क्या होता है जब आपने एथिक्स की केस स्टडी सॉल्व करते हैं तो ऐसे फ्रेम किया जाता है क्वेश्चन को कि आपके ऊपर किसी ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा दिया है जस्ट बिकॉज आप अपने जूनियर्स को डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे थे तो ऐसा केस लगा दिया, ऑल ऑफ दैट। तो उसमें आप अपना सोल्यूशन में आंसर यही लिखते हैं ना कि आई वुड स्टेप डाउन जब तक मेरे खिलाफ वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में वो केस चल रहा है। केस इन द सेंस वो सुनवाई हो रही थी, मेरे अगेंस्ट जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हो जाती ताकि एक फेयर ट्रायल हो सके। तो जो ब्रिजभूषण जी हैं वो उनके खिलाफ ना ही कोई एक्शन लिया गया है और वैसे ही जो टूर्नामेंट्स हो रहे थे उन्हीं के बंगलोज में ट्रेनिंग वगैरह ये सारी वैसे ही चल रही है। उनके खिलाफ कोई एक्शन ही, नाइदर हैज ही स्टेप्ड डाउन, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो फेयर ट्रायल, फेयर इन्वेस्टिगेशन तो ऐसे हो ही नहीं सकती, ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन कह रहे हैं और मैं आपको लिंक करके बता रही हूँ कि आप क्या लिखते हैं। ठीक है, ऑफ विच दे हैव बीन अश्योर्ड। तो वही कहा गया था कि हम सारी, जैसे कि आपने अनुराग ठाकुर जी को उस समय बोलते सुना कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर कि जो भी होगा हम एक्शन लेंगे, कड़ी सी कड़ी सजा जो अगर निकलेगा तो देंगे, ऐसा कुछ जो भी उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ। दे आर ऑल्सो अपसेट दैट WFI resumed its activities in spite of the ongoing probe, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अभी भी सब कुछ जो लास्ट कॉल है वो ब्रिजभूषण जी ही लेते हैं और इसका एविडेंस ये है कि जो फर्स्ट नेशनल टूर्नामेंट हुआ जब से कंट्रोवर्सी छिड़ी है वो भी गोंडा में हुआ है, यानी कि उनके घर के पास बिल्कुल। ठीक है, हु हैज कंप्लेन्ड अगेंस्ट द MP। देखिए आइडेंटिटीज तो नहीं रिलीज की गई हैं विमेन रेसलर्स की कि किसके साथ उन्होंने बेसिकली सेक्सुअल हरासमेंट की है, क्योंकि ये नहीं बताया जा सकता। ऑफ कोर्स ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और अपना द नेम्स कैन नॉट ऑफ कोर्स बी रिवील्ड। वन ऑफ द कंप्लेनेंट्स, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि एक माइनर है जिसके साथ कुछ गलत हुआ है एलिजिडली। ओके, हाउएवर ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जैसा कि साक्षी मलिक जी, बजरंग पुनिया और जो वर्ल्ड मेडलिस्ट है विनेश फोगाट, वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। चाहे जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं वो उसमें कोई और इन्वॉल्व है जिनके साथ हुआ है, पर ये फेस है इस प्रोटेस्ट के। इन जनवरी सेवरल यंग रेसलर्स इंक्लूडिंग, जनवरी में आप जानते हैं बहुत सारे यंग रेसलर्स ने, सोनम मलिक, रवि दहिया, दीपक पुनिया, इन सब ने भी ज्वाइन किया था साक्षी, विनेश और बजरंग को एट द जंतर मंतर। और या फिर सबने अपनी सपोर्ट वीडियोस को रिलीज किया था ट्विटर पे और ये सब कुछ आप जानते हैं। बहुत सारे खाप लीडर्स ने भी और बहुत सारे डिफरेंट ऑपोजिशन लीडर्स ने भी सपोर्ट जताया है। व्हाट हैव द रेसलर्स एलिजेड। अब देखिए एलिगेशन है क्या। सबसे पहली एलिगेशन तो ये है कि मिसमैनेजमेंट है, फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट है WFI में। ओके और साथ ही में आर्बिट्रेरीनेस, यानी कि किसी भी तरह से एक इंसान के विम्स एंड फैंसीज पे या कैसे भी काम कर रहा है, कुछ नहीं पता, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बस पता ही नहीं है कि आज तक चला कैसे आ रही हैं चीजें। ओके और वही क्रिमिनल इंटिमिडेशन। लेकिन सबसे जो सीरियस एलिगेशन है वो सेक्सुअल हरासमेंट का है। द कंप्लेनेंट्स हैव साइटेड इंसिडेंट्स दैट टुक, अब ऑफ कोर्स जो इंसिडेंट्स हैं वो 2012 से लेके 2022 तक रेंज करते हैं। उस सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस कहीं 2012 और कहीं 2022, इतने रिसेंट हैं और कहीं इतने लेट हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ हम देख रहे हैं। एंड क्लेम सम ऑफ देम, और बहुत सारे इसमें से जो इस तरह के सेक्सुअल हरासमेंट के इंसिडेंट्स हुए हैं वो ब्रिजभूषण जी के बंगलो पे न्यू दिल्ली में हुए हैं। और इनफैक्ट बहुत सारे टूर्नामेंट्स जो इंडिया में हो रहे थे, अब्रॉड में हो रहे थे, वहां पे भी, जैसे कि आप सब जानते हैं, सुनते हैं आप ये सब कुछ। According to a letter sent by the Sports Ministry to the Indian Olympics Association on Monday, the wrestlers have leveled allegations against not just Brijbhushan but also other federation officials and coaches. अब ना ही केवल WFI के चीफ बल्कि और भी कोचेस जो हैं, जूनियर कोचेस वगैरह, कुछ उनके खिलाफ भी allegations हैं। अब आप जानते हैं कि 6 times MP has been since 1991। ये सारी चीजें हमने जनवरी में भी कवर की थी। Representing the BJP on 5 of those occasions, he was associated with, अब यही चीज उनका अगर हम 2019 का इलेक्शन एफिडेविट देखेंगे तो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में भी उनका नाम है, राम जन्मभूमि मूवमेंट में भी वो इन्वॉल्व थे। तो ऐसे कुछ चीजें हमें पता चलती हैं। और वही लास्ट वर्ड जो है रेसलिंग के ऊपर कंट्री में वो इन्हीं का है। व्हाट डू द प्रोटेस्टर्स वांट, प्रोटेस्टर्स चाहते क्या हैं या रेसलर्स चाहते क्या हैं। पहली बात तो उनका डिमांड ये है कि एक FIR तो दर्ज हो जाए, वही नहीं रजिस्टर हो रही ब्रिजभूषण के खिलाफ।
ठीक है, ये इनका कहना है। और उनको अरेस्ट किया जाए अंडर पॉक्सो, क्योंकि माइनर की भी सेक्सुअल हरासमेंट हुई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि WFI जो है वो डिसॉल्व हो जाए और उनको WFI की प्रेसिडेंट के रूप में रिमूव कर दिया जाए। ऑफकोर्स अरेस्ट कर दिया जाएगा तो रिमूव भी कर दिया जाए। और यही बातें यहाँ लिखी है, दे हैव सेड दैट दे विल कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट अंटिल देयर डिमांड्स आर मेट। वैसे इन्होंने कहा तब भी था कि जब हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी डिमांड्स, और यही डिमांड्स तब भी थी। पॉक्सो वाली चीज़ हमें उस समय नहीं पता था कि एक माइनर भी है उसमें, ये चीज़ हमें तब नहीं पता थी। पर फिर कुछ ही 2-3 दिन बाद ही हमने देखा कि अनुराग ठाकुर जी वहाँ गए, उन्होंने कहा कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि कड़ी सी कड़ी सजा होगी एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत सारे लोगों ने फिर लिखा न्यूज़पेपर्स में, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऐसे ही हर चीज़ का, हर मूवमेंट का या हर तरह की ऐसी चीज़ का यही एंड हो जाता है। तो इन्होंने भी अपनी प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दिया, बट देन दे हैव रिज्यूम्ड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। If the allegations are up to a decade old, why have they surfaced now? अब अचानक से क्यों? जब 2012 में कुछ चीज़ें हुई, देखिए मैं आपको पहले भी बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। रिसेंटली आप मीटू मूवमेंट के टाइम पे आप जानते हैं बहुत सारे केसेस ऐसे थे, बहुत सारे रिनाउंड MPs और जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट के खिलाफ बहुत साल पहले के केसेस थे। तो फिर यही सवाल बहुत लोग उठाते थे कि पहले आप कहाँ थे उस समय जब हुआ था, लड़कियों पे सवाल उठता है ये, तो तब क्यों नहीं बोला? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही जवाब दिया एंड में, जब अपना वर्डिक्ट उन्होंने दिया कि हिम्मत एग्रीगेट करने में, क्योंकि अपने साथ ऐसा किसी की लड़की के साथ हुआ है, टू कम अप एंड टॉक अबाउट इट, it takes strength because the society does not sort of मानती नहीं ना, और ना ही कोई सच मानता है इस चीज को। आपने छोटे कपड़े पहने होंगे, 36 बातें तो उसी को बता देते हैं। तो वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्डिक्ट में कही थी। आप जानते हैं मैं किस वर्डिक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, बहुत ही रिसेंटली आई थी, 1 साल पहले। इफ द एलिगेशंस, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कभी भी आए, है ना, जो यूजुअली हम कहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर ही अगर रिपोर्ट दर्ज, या 10 साल के अंदर तभी हम, या फिर 6 साल के अंदर तभी हम उसको केस को आगे बढ़ा सकते हैं, वो इस तरह के सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में नहीं अप्लाई होता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इफ द एलिगेशंस आर अप टू अ डेकेड ओल्ड, व्हाई हैव दे सर्फेस्ड नाउ? जैसे कि जनवरी में हमने देखा एक मेंबर प्रोटेस्टिंग ग्रुप का ही, ओके, उन्होंने बताया कि विनेश को काफ़ी सारी कॉल्स आई, बहुत सारी छोटी लड़कियों की, दीदी हमारे साथ, आई एम कोटिंग विनेश ओनली, okay, so a lot of young women wrestlers that they feel very unsafe in the national camps in Lucknow, and after those calls, Vinesh, Sakshi and Bajrang decided that Brij Bhushan and the coaches involved in sexual harassment over the years have to be called out, and hence the protests. On Monday, Vinesh reiterated that they were demanding Brij Bhushan's removal, और हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं यंग रेसलर्स को। और अब देखिए क्या है, इलेक्शंस ड्यू हैं WFI के, और वैसे भी ब्रिजभूषण जी इनएलिजिबल हैं, वो अब कंटेस्ट ही नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने 3 जो टर्म्स हैं वो सर्व कर दिए, विच इज़ द मैक्सिमम। 3 टर्म से ज़्यादा आप सर्व नहीं कर सकते। और जो उनके बेटे हैं, लेकिन जो करण भूषण सिंह, वो अब फ्रंट रनर समझे जा रहे हैं, दैट ही वुड टेक ओवर। व्हाट हैव WFI एंड द गवर्नमेंट सेड? तो ब्रिजभूषण तो ऑफ कोर्स उनका कहना है कि बिल्कुल ही रबिश है, ये कुछ सच नहीं है इसमें से, कुछ भी सच है तो बता दो, प्रूव कर दो। द WFI हैज़ डिनाइड क्लेम्स ऑफ, और WFI ने भी कहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहेगी कि कोई फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट है और या कोई आर्बिट्रेरिज्म है हमारी फंक्शनिंग में, ऐसा कोई कहेगा? तो वही इन्होंने भी किया है। जनवरी गवर्नमेंट परसुएडेड, तो गवर्नमेंट ने आप जानते हैं कि कहा कि हम 6 मेंबर ओवरसाइट कमेटी बनाएंगे, विच विल बी हेडेड बाय द बॉक्सिंग लेजेंड MC मैरी कॉम, और वो हुआ भी। और जो कमिटी है उसको 4 हफ्ते का समय दिया गया कि अपनी फाइंडिंग्स को सबमिट करे, लेकिन 4 हफ्ते, आप जानते हैं कि 4 हफ्ते कब 4 महीने बन जाते हैं, बहुत कॉमन है। तो इसीलिए अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही वो रिपोर्ट को सबमिट किया गया, और रिपोर्ट अभी भी एग्जामिनेशन मोड में है, पब्लिक नहीं किया गया उसको। लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कुछ मेजर फाइंडिंग्स जो रिपोर्ट की हैं उसे पब्लिक किया है। जैसे उन्होंने बताया है कि एब्सेंस ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इस तरह की चीज़ें लिखी है, कुछ बहुत बड़ी बात यहाँ नहीं लिखी। अब ये फ्रेश प्रोटेस्ट हो रही हैं, तो गवर्नमेंट ने अब डिक्लेयर किया है कि जो WFI के इलेक्शंस हैं उन्हें हम अभी के लिए रद्द करते हैं। तो वो अभी इलेक्शंस जो शेड्यूल्ड थे May 7 को, इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखिए हम साइंस का आर्टिकल देख लेते हैं। Quantum computers and India, something very conceptual. I'm anticipating a question on
क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटर्स और नेशनल क्वांटम मिशन, तो ऑफ कोर्स आपको क्या कंपोनेंट्स हैं नेशनल क्वांटम मिशन के जो एस्टैब्लिश किया गया है रिसेंटली, वो कंपोनेंट्स तो पता ही होने चाहिए, पर क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है, उसके दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किन प्रिंसिपल्स पे बेसिस, और ऑफ कोर्स आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही होने चाहिए। अब पिछले हफ्ते क्या हुआ है, हमने डिस्कस किए हैं, सारे कंपोनेंट्स हम देख चुके हैं नेशनल क्वांटम मिशन के हमने अब फाइनली ये जो ग्लोबल एफर्ट है क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करने का, उसको ज्वाइन कर लिया है बाय सेटिंग अप अ ₹6,000 करोड़ नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट ऑफ। अब देखिए बेसिकली हम जानते हैं कि हम होम ग्रोन खुद अपने क्वांटम कंप्यूटर्स बनाना चाहते हैं। इट इज वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स, नॉट जस्ट अनदर फास्ट कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि एक फास्ट कंप्यूटर है सिर्फ, आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं बस उससे तेजी से काम करेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, या मोर एफिशिएंट होगा, जी नहीं। जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स हैं, when they are more powerful and have much higher capabilities, they become super computers। तो अगर जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसको और तेजी से कैलकुलेशंस हो या एफिशिएंट हो, तो उन तरह के कंप्यूटर्स को हम सुपर कंप्यूटर्स कह देते हैं, लेकिन वो क्वांटम कंप्यूटर्स नहीं होते, ठीक है। वो जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो भी आपके जो घर वाले कंप्यूटर हैं या मोबाइल फोन है वही वाली चीजें करेगा, पर तेज करेगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटर और कन्वेंशनल कंप्यूटर, दे आर फंडामेंटली डिफरेंट, क्योंकि वो जिस तरह से हैंडल करते हैं इंफॉर्मेशन को या प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, वही डिफरेंट है दोनों के बीच में। ओके, तो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में क्वांटम कंप्यूटर्स आर गोइंग टू कम हैंडी। जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ कंप्यूटिंग है वहां पे वो इनएडिक्वेट है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसे बनाया जाए। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगी तो आपको वीडियो गेम्स खेलने में आसानी होगी या इंटरनेट ब्राउज करने में आसानी होगी या कुछ वैसा कुछ भी नहीं होगा, आप लोगों के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स का कोई सिग्निफिकेंट एडवांटेज नहीं होने वाला। वही कन्वेंशनल कंप्यूटर्स वीडियो गेम अच्छे से यानी कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स वीडियो गेम और अच्छे से खिला देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये चीज अब देखिए ये स्टेटमेंट बन सकती है कि कन्वेंशनल कंप्यूटर्स ही हैं, दे आर नथिंग बट दे आर फास्ट कन्वेंशनल कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स आर नथिंग बट फास्ट कन्वेंशनल कंप्यूटर्स। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, क्वांटम कंप्यूटर्स एक्सप्लॉइट द वेरी, अब देखिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटर्स जो स्पेशल प्रॉपर्टीज है मैटर की सब एटॉमिक लेवल पर, वो उसे एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी कैलकुलेशंस को कंडक्ट करने के लिए। ओके, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं एटम्स या एटम्स के भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, वो कुछ स्ट्रेंज प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं और उन्हीं स्ट्रेंज प्रॉपर्टीज को हम यूज करना चाहते हैं। जैसे ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये एक ही टाइम पे बहुत सारी लोकेशंस पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप फॉर एग्जांपल आप एक सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, तो आप दिल्ली में भी हैं और आप हरियाणा में भी, एग्जाम्पल, ठीक है, और आप गुजरात में भी हैं और आप केरला में भी हैं। तो इसी तरह से ये जो पार्टिकल हैं, ये जो सब पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, दे कैन एग्जिस्ट एट मल्टीपल लोकेशंस एट द सेम टाइम, जिसे हम सुपरपोजिशन कहते हैं। पर ये सुपरपोजिशन तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक आप इसे ऑब्जर्व ना करना शुरू करें। द मोमेंट दे आर ऑब्जर्व्ड एट वन प्लेस, जैसे ही आप इनको एक जगह पे देखेंगे तो ये बाकी जगहों पे, जैसे कि अगर मैंने आपको देखा और आप दिल्ली में खड़े हैं, तो आप गुजरात में भी थे, केरला में भी थे, हरियाणा में भी थे, अब वहां नहीं है क्योंकि मैंने आपको देख लिया। तो वैसे ही ये सुपरपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है, इफ यू डोंट ऑब्जर्व इट देन ऑफ कोर्स यू आर एग्जिस्टिंग एट अ लॉट ऑफ लोकेशंस, अ लॉट ऑफ प्लेसेस। अदरवाइज जैसे ही मैंने आपको देखा तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मैं तो आप ही को देख सकती हूँ, मैं 100 जगहों पे तो एक बारी में देख ही नहीं सकती ना, तो इसीलिए द मोमेंट दे आर ऑब्जर्व्ड एट वन प्लेस दे सीज टू एग्जिस्ट एट ऑल अदर प्लेसेस। इसे हम, तो मैं आपको जो बता रही थी कि दो प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो आप ये दो चीजें पढ़ते हैं, सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन में आप क्या लिखेंगे आगे मैं आपको बताऊंगी, ये इस पैराग्राफ में बताया गया है, ठीक है। द मोमेंट दे, ओके, देन देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एंटेंगलमेंट, सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट, यही दो प्रिंसिपल्स हैं जो हम बेसिकली यहाँ देखेंगे। और क्यूबिट्स एक टर्म है जो आप अपने आंसर में लिखेंगे। ओके,
तो और ऑफ कोर्स आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो पता ही होना चाहिए कि सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का मतलब क्या होता है। तो जो एंटेंगलमेंट है, it's the ability of a particle to instantaneously influence the behavior of another particle with whom it had an earlier interactions। यानी कि जब हम कहते हैं ना कि हम टाइम ट्रैवल करेंगे, तो हम टाइम ट्रैवल जब कहते हैं तो हम एंटेंगलमेंट का मतलब टाइम ट्रैवल है कि एक जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल जो आज एग्जिस्ट करता है ना, या एक बहुत लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है उसका पिछले पार्टिकल से, लेकिन वो उससे आज भी जुड़ा हुआ है। तो पास्ट और फ्यूचर बेसिकली हम अगर इसको फिलोसफिकली देखें तो ऐसे बोलते हैं ना कि दे आर इंटैंगल्ड। पहले वाले पार्टिकल का आज वाले पार्टिकल पे प्रभाव है, आज वाले पार्टिकल का पहले वाले पार्टिकल पे प्रभाव है, जिससे उसने कभी पहले की इंटरेक्शन की थी, चाहे वो बहुत डिस्टेंस पे स्थित हो वो पार्टिकल। तो ये चीज हम यहाँ देखते हैं। कॉन्वेंशनल कंप्यूटर्स स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन बिट्स। बिट्स जो यूनिट है वो आपके कंप्यूटर्स में यूज होती है। बिट क्या है, अगर देखिए आपसे आपके प्रीलिम्स में बिट और क्यूबिट में ही डिफरेंस आ जाए, या आपके मेंस में बिट और क्यूबिट में, दैट बिट्स एक्ट एज द यूनिट ऑफ कॉन्वेंशनल कंप्यूटर्स एंड क्यूबिट्स एक्ट एज द यूनिट ऑफ quantum computers, and explain this with respect to national mission on quantum technologies and applications। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आप बेसिक तो बताएंगे, क्यूबिट ये होता है, बिट ये होता है, क्वांटम कंप्यूटर्स ये होता है, फिर उसके बाद आप नेशनल क्वांटम मिशन के कंपोनेंट्स को लिखेंगे, देन ऑफ कोर्स यू कैन ड्रॉ a diagram on the right side। this is how you write your answers। okay, अब बिट क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा जो कंप्यूटर्स हैंडल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि सिर्फ दो वैल्यूज ले सकता है, 0 और 1। बेसिक कंप्यूटर जो आप अपने बचपन में पढ़ के आए हैं, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर साइंस। बट ओनली, अब देखिए आप दो वैल्यूज ले सकते हैं, या तो 0 या 1, है ना, और एक बार में एक ही ले सकते हैं। एक बार में या तो आप 0 ले रहे हो वैल्यू या 1 ले रहे हो, 0 1 इकट्ठे नहीं आ सकता, ये बात आप जानते हैं। और आप जानते हैं कि अगर 0 इंस्ट्रक्शन मुझे मिली है तो उस इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करने का, हैंडल करने का एक अलग तरीका है, उसके प्रति रिस्पॉन्स मेरा अलग होगा, ठीक है। आप मुझे 0 देंगे, अगर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं ना बेसिकली, तो उसका रिस्पॉन्स या उसका रिजल्ट मैं आपको कुछ और दिखाऊंगी, और 1 देंगे तो उसका रिस्पॉन्स मैं आपको कुछ और दिखाऊंगी। ये सब आप जानते हैं। वाइल a 1 would lead to different set of, okay, वही सारी चीजें लिखी हैं। ऑल डेटा इन कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग, अब आप जानते हैं चाहे टेक्स्ट हो, पिक्चर्स हो, वीडियोस हो, वो सारे के सारे ब्रेक डाउन किए जाते हैं इन अ सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस। अगर हम उसे स्टोर भी करना चाहते हैं उस डेटा को, या प्रोसेस भी करना चाहते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है उसे, जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो 0 और 1 की ही लैंग्वेज है। ओके, अ 2-bit सिस्टम इन कॉन्वेंशनल कंप्यूटर्स। अब हम कॉन्वेंशनल कंप्यूटर्स की बात करें तो 4 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, ये सिस्टम 0 0 0 1 1 0 1 1, लेकिन ये भी इसमें से कोई एक ही एक बार में होगा स्टेट, या तो 0 0 होगा, या 0 1 होगा, या 1 0 या 1 1। चारों स्टेट्स एक बार में एक ही टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती, है ना। और अगर मुझे इन चारों स्टेट्स से गुजरना है तो कन्वेंशनल कंप्यूटर को 4 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और अगर हम कह दें कि एक बड़ा पावरफुल कंप्यूटर बना दो, स्पीडी कंप्यूटर बना दो, तो इस 4 स्टेप्स कवर करने के प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप कर देगा, लेकिन क्रॉस आपने अभी भी 4 ही स्टेप्स करने हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है क्वांटम कंप्यूटर और कन्वेंशनल कंप्यूटर में, कि दे आर फंडामेंटली डिफरेंट। ओके, अगर हम देखें, दिस इज वेयर द क्वांटम कंप्यूटर स्टार्ट्स टू डू थिंग्स डिफरेंटली। जो सुपर पोजिशन है, अब आपको सुपर पोजिशन समझ आएगा। सुपर पोजिशन यानी कि एक ही टाइम पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप बहुत सारी जगहों पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, और यही क्वांटम कंप्यूटर ये चीज एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, क्योंकि क्वांटम बिट के लिए या क्यूबिट के लिए इट्स पॉसिबल टू एग्जिस्ट इन बोथ 0 और 1 स्टेट साइमल्टेनियसली। ओके, तो ये चीज आपको पता हो, मे बी 60% 0 है और 40% 1 है। ऑफकोर्स ये जो रेशो है वो वेरी कर सकती है, ठीक है। और साथ ही में ये जो 2 क्यूबिट सिस्टम है, ये चारों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, वो भी साइमल्टेनियसली, 0 0 0 1 1 0 1 1, चारों स्टेट्स एक ही टाइम पे। व्हाट इट मीन्स इज दैट अ क्वांटम कंप्यूटर कैन गो थ्रू दीज 4 स्टेट्स इन 1 स्टेप। 4 स्टेप्स कवर नहीं करने एक ही स्टेप में। तो ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत रेलेवेंट है। अनलाइक द कन्वेंशनल कंप्यूटर दैट रिक्वायर्स 4 स्टेप्स। तो आपके प्रीलिम्स में लिखा हो सकता है
कि जो कन्वेंशनल 2-bit सिस्टम है, इट रिक्वायर्स 4 स्टेप्स टू कवर द 4 स्टेट्स ऑफ 001, जो भी ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स है, इट वुड कवर इट इन 1 स्टेप. नॉट येट परफेक्ट, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप क्वांटम, ये आपके आंसर यानी कि मेंस के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट हो जाता है कि चैलेंजेस क्या हैं. ठीक है, क्वांटम मिशन में. अब ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितने ज़्यादा क्यूबिट्स आप ऐड करते रहते हैं उतना ज़्यादा क्वांटम कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ती रहती है, वो भी एक्सपोनेंशियली. विद जस्ट अ फ्यू क्यूबिट्स से 50 क्यूबिट्स का एक कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर हमारे पास, तब भी वो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स जो हैं वो अगर जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में करेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स में, वो प्रॉब्लली 1-2 मिनट में, 1 सेकंड में कर सकता है. टास्क दैट कन्वेंशनल कंप्यूटर्स वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फिनिश कैन बिकम अ मैटर ऑफ अ सेकंड्स विद अ क्वांटम कंप्यूटर. Such tasks are found in a variety of domains like internet. This is not important. And this is where the main use of quantum computers lie. However, it is not all straightforward. हमने देख लिया कि जितने ज़्यादा क्यूबिट्स ऐड करते रहे उतनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बढ़ती रहेगी. तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एक मिशन का वो यही है कि हमें 1000 क्यूबिट का कंप्यूटर डेवलप करना है. ओके, अभी हमारे पास एक ऑलरेडी काम चल रहा है वो 7 क्यूबिट्स का है, लेकिन फिर ऑफ कोर्स जैसे जैसे क्यूबिट्स बढ़ते रहेंगे उतना एफिशिएंट, उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बढ़ती रहती है. अब क्या दिक्कतें हैं? देखिए, सबसे पहला तो चैलेंज यही है कि क्वांटम कंप्यूटर बनाना ही बहुत मुश्किल है. उसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इसकी वेरी कोल्ड टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम आइसोलेशन. इट कैन बी बिल्ट अप इन आइसोलेशन ओनली. ओके, क्योंकि सुपर इम्पोजिशन या फिर इंटेंगलमेंट ये बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर्स पे, सब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पे और इनफैक्ट एक्सट्रीम आइसोलेशन में ही कंडक्ट किए जा सकते हैं. तो एक कुछ तो चैलेंजेस ये हो गए इंफ्रास्ट्रक्चरल या इस तरह के चैलेंजेस, लेकिन एक रिस्क है, रिस्क ऑफ एरर्स. ठीक है, जो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है सुपर इम्पोजिशन स्टेट्स में, ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स लीड करती है और इन सारे रिजल्ट्स में से एक ही आपका आंसर है जो डिजायरेबल आंसर है. लेकिन अभी डिजायरेबल आंसर कैसे सिलेक्ट करना है, ये इसको ट्रेन करवाना कंप्यूटर को बहुत मुश्किल है और यही हमारे लिए अभी भी रिसर्च इस पे पूरे वर्ल्ड पे चल रही है. ओके, सेवरल साइंटिफिक ग्रुप्स इन द कंट्री, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि बहुत सारे ग्लोबल ऐसे वो हैं, अभी तक वो सही आंसर नहीं दे पाए हैं. ठीक है, several scientific groups in the country are already working on quantum computers and related technologies. जैसे कि मैंने बताया टिफर, DRDO और TCS का एक ऑलरेडी इनिशिएटिव है. they have managed to develop a 7 qubit quantum computer. पर हमें वही बात है कि और ज़्यादा बड़े क्वांटम कंप्यूटर्स चाहिए और अभी तक कोई खास उसने कैलकुलेशन भी नहीं करके दी है, तो बस ये दिक्कत भी है. एरर्स जो है ना, एरर्स का यहाँ पे हमें उसे बेसिकली इरेडिकेट करना है. इंडिया एंड द SCO पैराडॉक्स, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्योंकि SCO आप जानते हैं कि हम उसकी भी चेयर होल्ड कर रहे हैं G20, तो G20 और SCO दोनों पे ही क्वेश्चन आपके मेंस में इस बार आ सकता है. तो आपसे पूछा जाएगा कि although we are seeing a Eurasian concept evolving with respect to SCO, but the members of SCO are themselves engaged in internal conflicts or intrastate or interstate conflicts, and that hampers the concept of Eurasia. या कुछ भी, of course उसको थोड़ा कंसाइज कर देंगे, पर I hope you get the gist of the question. या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैसे SCO is more favorable or is more of a choice for the regional parties than NATO. ओके, अब आप सोचेंगे ये क्या कंपैरिजन है, वो हम देखेंगे. तो बहुत सारी चीजें, SCO is a good thing, right? Everybody wants to become, every state wants to become a part of SCO, Shanghai Cooperation Organization. We see Mr. Modi going there very recently and saying this era is not of war, and that echoes everywhere. That's into G20, that everybody's, France president is talking about it, Joe Biden is talking about it, it has flooded the Western newspapers, this era is not of war and that of that. तो SCO का जो
आप जानते हैं वेट है वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन ऑफ कोर्स एससीओ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में जो एससीओ के मेंबर स्टेट्स हैं वो इसीलिए एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं प्रोवाइड कर पाते क्योंकि वो आपस में लड़ाइयों में एंगेज्ड हैं। तो वो हमें देखना है। सबसे पहले बात तो आपको इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, सबसे पहली चीज़ तो आप इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ना पता हो तो देखिए हर चीज़ में आप 2 से 3 नंबर को कॉमन सेंस लगा के ले सकते हैं। अगर मेंस की बात हम करें तो वहां डरना मत, क्योंकि ऐसा ही होता, कोई क्वेश्चन नहीं आता होता। किसको आता, कुछ किसी को कुछ नहीं आता। ठीक है, वो कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, एक आधा क्वेश्चन में भी आपके हिसाब से आ जाए, लेकिन कोई क्वेश्चन आप ऐसे प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, तो वहां पे इतने शॉक्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, थिंक कि क्या कॉमन सेंसिकल मुझे लग रहा है और वही सब लिखेंगे ना। तो आपको कैसा लगता है कि आपको बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखना है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप बनने की कोशिश करेंगे तो यूपीएससी में ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की कोई जगह नहीं है। It will wipe you out straightforward. Okay, the visit of Chinese and Russian defense ministers to attend a ministerial meeting of the Shanghai Cooperation Organization this week in Delhi is drawing much attention. तो आप जानते हैं कि हम चेयर कर रहे हैं इस यूरेशियन रीजनल फोरम को इस साल, और बहुत सारे बायलेटरल प्रॉब्लम्स हैं जो अभी एससीओ मेंबर्स की मीट होने वाली है, डिफेंस मिनिस्टर्स की, उसमें चाइनीज और रशियन मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं। क्या बातें होंगी, हम चाइना को क्या कहेंगे, ऑल्दो ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि हम डी एस्केलेशन की बात करेंगे एलएसी पे, रशिया से क्या कहेंगे, हमें टाइम टू टाइम सप्लाई देते रहें, क्या रशिया हमसे बोलेगा कि स्पेयर पार्ट्स हमें दे दीजिए, हमारे पास कमी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, but what about the broader geopolitical evolution of the SCO that Beijing and Moscow jointly founded? आप जानते हैं कि SCO को jointly फाइंड किया गया, एस्टैब्लिश किया गया था चाइना और रशिया द्वारा। ठीक है, लेकिन पिछले 30 सालों में दोनों ने मिलकर इसको किस तरह से नर्चर किया है, क्या रही है इसकी एवोल्यूशन। तो ये बेसिकली हमको लीड करता है टू थिंकिंग अबाउट द SCO पैराडॉक्स। अब क्या है SCO पैराडॉक्स? इवन एज द यूरेशियन फोरम लुक्स अट्रैक्टिव टू अ ग्रोइंग नंबर ऑफ रीजनल स्टेट, जैसे कि मैंने बताया एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ SCO, इट्स वेरी अट्रैक्टिव, लेकिन इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं दे आर कास्टिंग अ शैडो ओवर इट्स स्ट्रेटेजिक कोहेरेंस। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन कैन बी। इसको ऑफ कोर्स कोट एंड कोट में लिखेंगे और फिर कह देंगे क्रिटिकली कॉमेंट, even as the Eurasian Forum looks attractive to a growing number of regional states, its internal contradictions are casting a shadow over its strategic coherence. अब देखिए वही चीज़ यहाँ लिखी है, मेन ऑब्जेक्टिव हर एक ग्रुप का यही होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में पीस एस्टैब्लिश किया जाए या प्रमोट किया जाए। तो यूरेशिया में पीस के लिए SCO लाया गया, लेकिन जो इसकी कैपेबिलिटी है टू कोप अप विद द इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द मेंबर स्टेट्स, अब ये देखना है कि आप कितना इस चीज में सक्षम हो सकते हैं। ओके, क्योंकि मैटर्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड हियर। जब से रशिया की वॉर हुई है यूक्रेन में, तब से तो और सवाल उठने लगे हैं कि क्या मॉस्को की कैपेसिटी है, क्या वो प्राइमेसी ले पाएगा वहाँ पे। ओके, मीनवाइल और साथ ही में चाइना बढ़ता जा रहा है। अब एशिया मतलब चाइना, चाइना मतलब एशिया, कहीं ऐसी सिचुएशन में तो हम नहीं आ गए। ओके, तो ये सारी चीजें इस बैकग्राउंड में अब हम इस पूरे आर्टिकल को समझेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें SCO को देखते हैं, अच्छा है बुरा है कितना सक्सेसफुल, तो एक पैरामीटर आता है कि कितने मेंबर्स हैं और कितने लोग मेंबर बनना चाहते हैं। तो वहां पे तो डेफिनेटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग फैंटास्टिक, एक्सीलेंट, नो अदर बॉडी इज डूइंग एज वेल एज SCO। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो SCO का मेंबर बनना चाहती है, लेकिन नेटो का भी बहुत सारी कंट्रीज मेंबर बनना चाहती हैं, आप कह सकते हैं। रिसेंटली फिनलैंड और स्वीडन का हमने केस देखा, जो जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुई है उसके बाद से दे वर लाइक वेरी ईगर टू बिकम अ पार्ट ऑफ नेटो। यूक्रेन वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ नेटो। साथ ही में यूक्रेन ने अभी रिसेंटली ये भी कहा है कि ठीक है, मतलब मेरे को बुलवाते तो रहते हो वर्चुअल एड्रेस करके या नेटो की इधर उधर समिट पे इनवाइट कर लेते हो, मेरे को वो मेंबरशिप कब दोगे ये तो बता दो। वो तो आज तक बताया नहीं हमने पिछले 2 सालों से, 1 साल से। ओके, तो ये चीज अब हमने देख ली, 3-4 कंट्रीज हमने यहाँ गिन ली जो नेटो का पार्ट बनना चाहती हैं। एक जॉर्जिया भी आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन जितने लोग SCO का पार्ट बनना चाहते हैं वो कोई कंपैरिजन ही नहीं है नेटो से, राइट। अभी 8 मेंबर्स हैं SCO में, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान। सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं बहुत सारी, और बाकी ऑफ कोर्स हमारे जैसी कंट्रीज।
ओके, अब ईरान इज सेट टू ज्वाइन दी एससीओ बहुत ही जल्दी 2023 के एंड तक, यूजुअली लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स बेसिकली, क्योंकि समय लगता है। आपने बिड बेसिकली आप मेंबर बन गए लेकिन फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में, ठीक है। तो ईरान इज सेट टू ज्वाइन दी एससीओ, ईरान इज सेट टू बिकम अ लाइक प्रॉपर मेंबर ऑफ एससीओ। और अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया जो अभी ऑब्जर्वर्स हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से ऑब्जर्वर्स हैं, ये भी चाहते हैं कि ये परमानेंट मेंबर्स बन जाएं, ठीक है। तो ये भी चाहते हैं ईरान वाला पाथ हम भी फॉलो करें। फिर उसके बाद एक इम्प्रेसिव लिस्ट ऑफ करंट एंड इंसिपिएंट डायलॉग पार्टनर्स हैं, जिसमें अजरबैजान, अर्मेनिया, इजिप्ट, कतर, टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे मिडिल ईस्ट से आते हैं। फिर और भी जो सब कॉन्टिनेंट है, जैसे हमारे ही बैकग्राउंड में देख लीजिए, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है। तो ये बेसिकली अब डायलॉग पार्टनर्स हैं, ओके। तो यहाँ पे लेकिन जो एक चाइनीज एक्सपर्ट है वो कहते हैं, लेकिन वी आर नॉट लाइक नेटो, एससीओ इज वेरी इंक्लूसिव, लुक एट द लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो बनना चाहते हैं एससीओ की मेंबर, क्योंकि हम काफी अट्रैक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हम इंक्लूसिव हैं, हम सो कॉल्ड वेस्टर्न डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं करते, ओके। और ये बताता है कि इतनी सारी कंट्रीज ज्वाइन करना चाहती हैं कि नॉन वेस्टर्न सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस का स्टैचर बढ़ रहा है, जैसे कि टर्की ने बहुत रिसेंटली कहा कि हम एक नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं फुल फ्लेजेड, लेकिन टर्की तो हम एक एससीओ का मेंबर बनना चाहते हैं बेसिकली फुल फ्लेजेड, लेकिन टर्की तो नेटो का भी मेंबर है, तो एक नेटो का मेंबर और साथ ही में रशिया चाइना के ग्रुप का भी एक मेंबर, तो एंड यूएसए कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज एवरीबडी इन टुडेज वर्ल्ड टॉक्स अबाउट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अगर इंडिया बात कर सकता है तो सारी कंट्रीज बात कर सकती हैं, okay. The value of being part of a forum led by Russia and China that today, okay. The serious conflicts between India and China, you know very well। अब हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे आ गए, हमने देख लिया कि मेंबरशिप के पर्सपेक्टिव में तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो तो देखो, ठीक है। जो इंडिया चाइना के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, जो किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में है, राइट। और साथ ही में अब तो हम जो अफगानिस्तान, तालिबान लेड अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में देख रहे हैं, अफगानिस्तान इज एन ऑब्जर्वर स्टेट एंड पाकिस्तान इज अ स्टेट, राइट। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में किस तरह के टेरर अटैक्स हुए हैं रिसेंटली। काउंटर टेररिज्म, फिर वही चाइनीज एक्सपर्ट कहते हैं कि काउंटर टेररिज्म हमारी प्रिंसिपल प्री ऑक्यूपेशन रही है ऑल दीज ईयर्स, वी हैव डन रियली वेल, है ना, और ये सब वगैरह। अब देखिए, वही चाइनीज एक्सपर्ट कहते हैं कि अब हमारी प्रायोरिटी है कि हम ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं विद इन एंड बिटवीन मेंबर स्टेट्स, ये हम कर्ब कर सके। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ बिकम अ वेरी हायर प्रायोरिटी फॉर अस नाउ, ओके। पर जो फोरम का रिकॉर्ड है वो यहाँ पे तो अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान में जो इतना कुछ हुआ, तालिबान दिस दैट, उसमें हमने एससीओ का कोई रोल देखा? आप हो सकते थे ना, अफगानिस्तान आपकी उसी रीजन में आती है, सेंट्रल एशिया के पास, और वही यूरेशिया के कॉन्सेप्ट जो आप बात करते हैं, तो आपको एक रोल प्ले करना चाहिए था, लेकिन एससीओ का आपने कोई रोल देखा? जी नहीं। तो अफगान डायनामिक में आज भी यूएस का रोल था। फिर हम आते हैं आगे, जनवरी 2022 में क्या होता है, एक बहुत ही बड़े इंटरनल प्रोटेस्ट होते हैं कजाकिस्तान में। तो कजाकिस्तान तो आपका मेंबर है, तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? वाई डिडंट यू रश टू द रेस्क्यू ऑफ कजाकिस्तान? इट वॉज रशिया ने अपनी आर्मी भेजी और स्टेबलाइज की सिचुएशन को। लेकिन अब यही कजाकिस्तान है जो रशिया से डर भी गया। पहली बात तो आपको थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन जैसे ही रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है, उनको लगा कि अगर रशिया बचा सकता है, प्रोटेक्टर है, तो प्रीडेटर भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं यूक्रेन को कि आपकी सॉवरेनिटी कुछ नहीं है, ये वो, और आप ये भी कह रहे हैं कि जो भी रशियन स्पीकिंग लोग हैं, इस एथनिसिटी के लोग हैं, चाहे वो कहीं और भी रहते हों, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों को प्रोटेक्ट करना। तो लोग तो हर जगह रहते हैं, सेंट्रल एशिया में रशियन स्पीकिंग है तो सारी एक्स सोवियत नेशन, आप तो हमें इन्वेड भी कर देंगे। तो एवरी एससीओ मेंबर इज वेरी स्केर्ड नाउ जो सेंट्रल एशिया के हैं। टू बी श्योर, रशिया इज डीपली इंट्रेंच्ड, और आप जानते हैं सेंट्रल एशिया में आज तक रशिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है, और बहुत अच्छे दोस्त हैं जो लोकल लीड्स हैं, जो वहाँ के पावरफुल लोग हैं politically. Putin is friends with them, Russia is friends with them, right? Many Central Asians work in Russia. बहुत सारे Central Asian लोग रशिया में काम करते हैं, बहुत सारी रेमिटेंसेस अपने घर भेजते हैं। लेकिन अब वही बात है कि
ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी डर गए हैं रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद, और अपनी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज को लेकर आ गए हैं ताकि उनका जो ओवर रिलायंस है रशिया पे वो खत्म हो जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि चाइना वहां पे इनरोड कर रहा है, यूएस वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज दे आर ऑल्सो रेडी टू डाइवर्सिफाई। हैड दे नॉट बीन डूइंग इट, नोबडी वुड हैव बीन इंटरेस्टेड इन। और इंटरेस्ट क्या, कोई कर ही नहीं सकता। ओके जैसे इंडिया मल्टाई अलाइनमेंट की बात करता है, कजाकिस्तान बात करता है मल्टाई वेक्टर डिप्लोमेसी की। तो आप सेंट्रल एशिया पे एक आंसर लिख रहे हैं तो आप प्लीज मल्टाई वेक्टर डिप्लोमेसी ऑफ कजाकिस्तान का मेंशन कीजिए। नॉट एवरीवन ऑफ द सेंट्रल एशियन स्टेट इज एबल टू परस्यू दिस स्ट्रैटेजी एज विगरसली एज कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। मीनवाइल देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ रीजनल एक्टर्स। वही मैंने आपको बताया कि बहुत सारे यहाँ पे टर्की चाहता है, ईरान चाहता है अपना इन्फ्लुएंस जमाना सेंट्रल एशिया में, लेकिन जिस लेवल का चाइना के पास लीवरेज है वो शायद ही किसी और कंट्री के पास है। पर अब क्वेश्चन ये है कि अभी रशिया की इन्फ्लुएंस है तो चाइना रशिया का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है, तो फिर क्या चाइना रशिया को बेसिकली यहाँ चैलेंज करेगा? क्या उसके इन्फ्लुएंस को रिप्लेस करेगा? क्या उसमें वो इंटरेस्टेड है या नहीं है? क्वेश्चन ये है। अब कुछ ऑब्जर्वर्स हैं वो कहते हैं कि जो चाइना का ग्रोइंग रीजनल इन्फ्लुएंस है इट वुड कम एट रशियाज एक्सपेंस। ठीक है, और जैसे क्योंकि आप जानते हैं कि बीजिंग और मॉस्को की इक्वेशन में अब बड़ा भाई कौन बन गया है? वो चाइना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लुएंस पहले मॉस्को के पास था उसके कॉस्ट पे ही सेंट्रल एशिया में अब चाइना को मिलेगा वो। ठीक है, कहीं फिर अब दूसरा ग्रुप है वो कहता है कि देखिए रशिया चाइना they've come closer, तो क्या होगा? रशिया के पास मसल पावर है, चाइना के पास मनी है, तो दोनों मिलके अब सेंट्रल एशिया में इस तरह से वेस्ट को आउट रखेंगे। एक तीसरा ग्रुप भी है वो आर्ग्यू करता है कि चाइना हैज नो रीजन टू रिप्लेस मॉस्को एज द मेन पावर इन सेंट्रल एशिया इन द नियर टर्म। पर नियर टर्म में ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर वो ये भी वार्न करते हैं कि हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए बीजिंग की लॉन्ग टर्म एम्बिशंस को। वो बिल्कुल हो सकता है। ओके अब आप जानते हैं अगर लॉन्ग टर्म एम्बिशंस कुछ चाइना के नहीं होते सेंट्रल एशिया में, तो क्यों एससीओ समिट के ट्रैवल के दौरान जब समरकंद में जाना होता है चाइनीज प्रेसिडेंट को, शी जिनपिंग को, वो कजाकिस्तान में स्टॉप ओवर क्यों करते हैं? क्योंकि ही वांट्स टू हैव इन्फ्लुएंस इन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ओके, तो नो मैटर हाउ द इंटरनल सिचुएशन चेंजेस वी विल कंटिन्यू। जैसे कि उन्होंने बोला शी जिनपिंग ने, वहां पे कैसे भी इंटरनल सिचुएशन चेंज हो जाए हम कजाकिस्तान को रेजोल्यूटली सपोर्ट करेंगे कि वो अपनी इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचा कर रखे। तो बेसिकली चाइना का जो सपोर्ट है वो कजाकिस्तान और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज की सॉवरेनिटी के लिए है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे लिखिए तो अगेंस्ट रशिया हो गया, क्योंकि रशिया ने कह दिया कि जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज हैं उसकी सॉवरेनिटी का कुछ सीन नहीं है। ऑल्दो आप कहेंगे कि रिसेंटली हम एक चाइनीज एम्बेसडर द्वारा कुछ और सुन रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इनफैक्ट चाइना ने खुद को डिस्टेंस कर लिया लू शाय से। कीपिंग दैट अपार्ट, शेयर्ड बॉर्डर्स, ग्रोइंग पॉलिटिकल सेलियंस एंड राइजिंग रीजनल सिक्योरिटी प्रोफाइल promise to make China a force to reckon with in Central Asia and not too distant future. Prepare to hear from Chinese defense minister is nothing important here. Okay, recently हम एक और कुछ ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में कुछ एडिशंस देखने वाले हैं इसी हफ्ते, तो हम देखते हैं चाइना क्या कहता है उसमें। अब देखिए इंडिया का क्या सीन है। फिर इतना कुछ हमने देख लिया, तो जो दिल्ली की एंगेजमेंट आज तक रही है एससीओ ऑल दीज डेकेड्स, वो रशिया की प्रिमेसी पे बेसिस थी कि रशिया काफ़ी डोमिनेंट है इस रीजन में, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है सेंट्रल एशिया में, और रशिया फिर इंडिया को कुछ भी चाहिए होता था सेंट्रल एशिया से रशिया हमें सपोर्ट करता था। लेकिन अब ये चीज़ चेंज हो रही है, राइट? और सबसे बड़ी बात है कि एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट रशिया इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया अगर हम एशियन बैलेंस चाहते हैं तो। क्योंकि अगर चाइना पे आप ओवर रिलायंट और ओवर डिपेंडेंट हो गए, रशिया यानी कि, तो एशिया में भी वो कह देगा जी हम भी न्यूट्रल हैं। इंडिया हर जगह न्यूट्रलिटी की बात करता है, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, तो एशिया में भी सिर्फ एशिया इज चाइना, चाइना इज एशिया हो जाएगा। ठीक है, बट दिल्ली इजंट। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, हम क्या करें? ये ऑफकोर्स रशिया पे डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पे डिपेंड करता है। दिल्ली इज बर्डन। अब फिर हम क्या करें विद रिस्पेक्ट टू एससीओ? हमें अपने इंटरेस्ट को खुद प्रोटेक्ट करना शुरू करना पड़ेगा इन सेंट्रल एशिया। सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे लिए है वो डॉक्टर सी राजा मोहन कहते हैं ये है कि वो लैंड लॉक्ड रीजन है। ठीक है, तो
छाबार पोर्ट हमने इसीलिए बनाया था, खैर, पर और भी वी हैव टू रियली डू अ लॉट. सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट, हाउ फार कैन कोर्ट गो. अब आप जानते हैं कि देखिए ये डी वाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 21A पढ़िए. सेक्शन 21A ये कहता है कि हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स और जैन्स के केस में इट इज रिटन हियर कि अगर कोई भी सेक्शन 21A ये कहता है कि अगर सक्सेशन का जो, अगर कोई इंसान अचानक से, आपका जो स्पाउस है उसकी मृत्यु हो जाती है और वो अपनी विल भी नहीं छोड़ के गया, तो सक्सेशन किस तरह से होगा, प्रॉपर्टीज का या और इस तरह की चीज़ों का, वो फिर आपका पर्सनल लॉ डिटरमाइन करेगा. तो डी वाई चंद्रचूड़ का ये कहना है कि अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कह भी दें कि हम LGBT मैरिज या सेम सेक्स मैरिज को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट के साथ ही छेड़छाड़ी नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हम पर्सनल लॉ में घुस रहे हैं. और हम जानते हैं मैरिज कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, हम कितने हद तक पार्लियामेंट की उस पावर को ले सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं. पार्लियामेंट हैज एवरी पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस मैटर, एंड हाउ फार कैन वी गो इज द मैटर ऑफ कंसर्न, इज द मैटर ऑफ क्वेश्चन हियर. ओके, तो ये चीज बेसिकली पूरा जिस्ट है यहाँ पे जो हमने देखा. फर्स्ट, वंदे भारत ऑन ट्रैक इन केरला, पीएम सीएम टॉक फेडरलिज्म. अब देखिए यहाँ आप जानते हैं कि भारत को मिलती है अपनी पहली वाटर मेट्रो इन कोची, केरला. ठीक है, और साथ ही में एक डिजिटल साइंस पार्क को भी और वेरियस रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी इनॉग्रेट किया गया पीएम मोदी द्वारा केरला में. ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, बोथ ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट फेडरलिज्म एंड ऑल्सो एक वंदे भारत एक्सप्रेस को भी यहाँ इनॉग्रेट किया गया है. अब दोनों ही ये बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे पीएम कहते हैं, वी फोकस ऑन cooperative federalism and consider development of states as the source of India's development. इंडिया क्या है, कुछ नहीं है. इंडिया इज स्टेट्स डेवलप कर रही है तो इंडिया डेवलप कर रहा है. अगर आप इन इफेक्ट देखेंगे तो वही पीएम ने कहा है. ठीक है, तो साथ ही में देखिए आपको ये जो वाटर मेट्रो या वंदे भारत, अगर कोई भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है तो आप ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में रिसेंटली वी आर डेफिनेटली अचीविंग माइलस्टोन्स. ओके, दिस इज व्हाट यू वुड कोट. Okay, now let's do the Hindu के left articles. Huge biological risk after Sudan fighters occupy lab. तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो सुडानीज फाइटर्स हैं, WHO ये कह रहा है कि ठीक है, फाइट इज अ डिफरेंट थिंग, पर आपके जो फाइटर्स हैं एक सेक्शन के, वो अगर जाके नेशनल पब्लिक लेबोरेटरी को आपने ऑक्यूपाई कर लिया और उस लेबोरेटरी में वेरियस डिसीजेस के सैंपल्स हैं, पोलियो, मीजल्स, दिस इज क्रिएटिंग एन एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन. तो ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर या बायोलॉजिकल सेंसिटिविटी, अगर हम न्यूक्लियर सेंसिटिविटी यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच में भी जब हमने देखा, तो ये सारी चीज़ें अब आप पढ़ने की कोशिश कीजिए. फाइटर्स kicked out all the technicians from the lab which is completely under the control of one of fighting parties as a military base, and this is nonsense. This is what WHO is saying. Okay, यहाँ पे I think we are done for today. Thank you so much. Please like the video.